नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शरीर में गति। शरीर में गति जैसे कि आप अपने हाथों को घुमा पाते हैं, गर्दन को मोड़ पाते हैं, पैरों को हिला पाते हैं, तो ये मतलब आपके शरीर में गति है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती है। अब ये स्वतः ही मतलब कि इन्हें हम नहीं करते, ये अपने आप, जैसे सांस हम अपने आप लेते रहते हैं, सो रहे हैं तो भी हम सांस लेते हैं, पलकें हमारी झपकती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में, हाथ हम अपने हिसाब से हिलाते हैं ना। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। जैसे गाय, ये हमारी सारणी है। 8.1 जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। जैसे ये गाय अपने पैरों से चलती है, मनुष्य भी अपने पैरों से चलता है। सांप पूरे शरीर का यानी संपूर्ण शरीर का यूज करके रेंगता है। पक्षी अपने पंखों का यूज करके उड़ते हैं, है ना। कीट, मछली अपने पंखों का यूज करके तैरती हैं। इसी तरीके से बाकी और भी कई प्रकार के पक्षी, पशु हैं, मनुष्य हैं, ये सब चलते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, किसी न किसी तरीके से गति करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? 8.1 मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। अब हम जंतुओं को बाद में देखेंगे, पहले हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, यानी कि मानव शरीर के बारे में जानते हैं। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? शारीरिक व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करते हुए। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। मतलब आप सोच लें कि आप खड़े हुए हैं और आप गेंद फेंक रहे हैं। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पास में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? इन सबको आप अभी कोशिश करो साथ के साथ, तो आपको पता चल जाएगा।
अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? कुछ को तो हम पूरा घुमा लेते हैं, कुछ को एक ही दिशा में घुमा पाते हैं और कुछ को हम बिल्कुल भी नहीं घुमा पाते हैं। अब हम करते हैं क्रियाकलाप 1। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। ये चित्र दिख रहा है, इसके तरीके से आप एक फट्टा बांध लीजिए। इस तरीके से अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं मोड़ पाएंगे, है ना। ये सारणी को हमारे शरीर में गतियां पढ़ लेना कि कैसे कैसे है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। जैसे कि हिंदी में व्याकरण में करते हो ना कि दो शब्दों के, दो वर्णों के मेल से जो मिलके बनता है संधि, संधि विच्छेद, तो जो मिल जाता है उसे हम संधि कहते हैं। तो इसी प्रकार की दो हड्डियां मिलके आपस में जो जॉइंट बनाती है उसको हम संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? बिल्कुल नहीं। फिर अगर हाथ में जॉइंट नहीं होता, हम हाथ नहीं मोड़ पाते, उंगलियां भी नहीं मोड़ पाते, इधर उधर गर्दन को भी नहीं घुमा पाते, झुक नहीं पाते, तो हमारे लिए काम करना तो बहुत मुश्किल हो जाता। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली एवं पादंगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगलियां किसी कठोर वस्तु को दबा रही हैं? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अस्थियां हड्डी। हमारे शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां। जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? अब अस्थियां थोड़ी मुड़ती हैं। कोहनी क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि वहाँ पर जॉइंट है, वहाँ पर संधि है। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न विधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है, मतलब अनेक प्रकार के जॉइंट होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। अब है कंदुक खल्ली का संधि। कंदुक खल्ली का संधि, ये देखो चित्र दिखा रखा है, ये है कंदुक खल्ली का संधि। ये जो है इसको कहते हैं, यहाँ पर ये जॉइंट है, ये श्रोणी हस्ती है और ये जांग की हस्ती है, अस्थि। क्रियाकलाप 2। कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। देखो ये दिखाया गया ना, इस तरीके से सिलेंडर की तरह बेलन बना लीजिए। इधर गेंद और ये कटोरी के जैसा एक ऊपर का हिस्सा बना लो। ठीक है। आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। जो कटोरी सी ये बनी हुई है ना,
इसके अंदर ये गुहिका, इसके अंदर ये घुसा हुआ है, ठीक है ना। ये जो है इसके अंदर घुसी हुई है ना ये बॉल सी, इसको उन्होंने गुहिका कहा। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, मतलब कि हम इसको चारों तरफ घुमा पा रहे हैं, यानी सभी दिशाओं में। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। अब है दुरार्घ संधि, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुरार्घ संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। अब गर्दन को देखो, आगे की तरफ झुकाओ, पीछे की तरफ, दाएं बाएं दोनों तरफ देखो, है ना, हम कर पा रहे हैं। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है? अब हाथ को हम क्या कर रहे थे? हाथ को तो हम चारों तरफ घुमा पा रहे थे, एक सर्कल बना पा रहे हैं। क्या हम गर्दन को एक सर्कल की तरह घुमा पा रहे हैं? नहीं, वो तो आपने फिल्मों में भूतों जैसा वो देखा होगा वैसे रियल में ऐसा नहीं होता है। जिसमें कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। दुरार्घ संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, यानी एक छल्ले में घूम रही है। हिंज संधि, अब एक आती है हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। जैसे कि आगे और पीछे की तरफ ही हो तो वह क्या है? हिंज संधि। जो हमारे घुटने हैं, है ना, कोनी है। क्रियाकलाप 3। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। ये देखो दिखाया गया है ना, इसी तरीके से बनाइए। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खल्लिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में किसी प्रकार की गति देखी थी। चित्र 8.5 में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है, कोहनी में हिंज संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? अब है अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। ये देखो दिखा रखा है ना, इसको हम कहते हैं कंकाल। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद स्टूडेंट्स।